नमस्कार दोस्तों, 7 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़, नीति आयोग स्टडी टू ट्रैक इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन जजमेंट्स। नीति आयोग क्या है? हमारी सरकार का एपेक्स थिंक टैंक है। इस थिंक टैंक ने एक स्टडी कंडक्ट की और इस स्टडी में नीति आयोग ने कुछ एनालाइज करने की कोशिश की। क्या एनालाइज करने की कोशिश की? वो जुडिशियल डिसीजंस, वो आप कह सकते हो हमारी जुडिशरी, और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट भी आता है, हाई कोर्ट भी आता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स यानी कि ट्राइब्यूनल्स भी आते हैं। तो जो भी इकोनॉमिक डिसीजन सरकारों ने लिए हैं, उन इकोनॉमिक डिसीजंस को अगर जुडिशरी ने रोका है, तो जुडिशरी की रोकने की वजह से उन इकोनॉमिक डिसीजंस या इंडस्ट्रियल डिसीजंस के अनइंटेंडेड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या है। कोई भी प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अगर इंडिया में चलाया जाता है, उसके बहुत से फायदे होते हैं। इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमी को तो उसका फायदा होता ही होता है। बहुत सारी नौकरियां भी क्रिएट होती हैं, बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आता है। तो एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को एनविसेज करना और उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा करने में जुडिशरी किसी एक प्रोजेक्ट को रोक देती है इन्वायरमेंटल ग्राउंड्स पे, तो उसके इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या है वो पढ़ रही है ये स्टडी। ठीक है भाई, तो देखिए क्या लिखा हुआ। पेरूजल ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स टू सजेस्ट दैट जजमेंट्स दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डोंट adequately consider the economic fallout in terms of loss of jobs revenue। मतलब कि अगर आप इस स्टडी के टेक्स्ट को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जुडिशरी ने वो जजमेंट्स जो दिए जिसमें जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे उनको रोक दिया गया, स्ट्रक डाउन किया, उनके इकोनॉमिक फॉल आउट को ठीक तरीके से एनालाइज नहीं किया। उन्होंने कितनी नौकरियों का नुकसान किया, कितने रेवेन्यू का नुकसान किया सरकार का। यहाँ पे जुडिशरी ने इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबल अप्रोच को टेकअप नहीं किया। और बेसिकली इस प्रोजेक्ट में 5 मेजर प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, जो कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल डिसीजंस की वजह से इम्पैक्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं बंद हुए हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है। इस नुकसान को नीति आयोग ने कैसे एसेस किया? तो वो लोग जो कि इन प्रोजेक्ट्स के बंद होने की वजह से अफेक्ट हुए थे, इन्वायरमेंटल कैंपेनर से बात की, एक्सपर्ट से बात की इन फील्ड्स में, और बिजनेस इम्पैक्ट ऑफ क्लोजर को पढ़ा। और बिजनेस इम्पैक्ट ऑफ क्लोजर को पढ़ के एक आइडिया निकालने की कोशिश की कि ओवरऑल इकोनॉमिक नुकसान क्या हो रहा है। जैसे कि मोपा गोवा में जब एयरपोर्ट बन रहा था, उस एयरपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। फिर आयरन ओर माइनिंग को गोवा में रोक दिया। स्टरलाइट का जो कॉपर प्लांट था थूथुकुडी तमिलनाडु में, उसको रोक दिया। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सैंड माइनिंग को रोका था। दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही थी, उसको कहीं ना कहीं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने रोका है। और इन सब चीजों को रोकने से हुआ क्या है कि भाई ये कुछ ऐसे केसेस है जिसने बहुत ज्यादा नुकसान किया है हमारी इकोनॉमी को। तो यहाँ पे ये जो स्टडी है वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है कि अगर जुडिशरी कभी भी ऐसा कोई डिसीजन लेती है जहां पे किसी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोका जा रहा है, तो वहां पे इन्वायरमेंटल एंगल के साथ साथ इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को भी ध्यान देना चाहिए, इक्विटी के कंसिडरेशंस को भी ध्यान देना चाहिए। इक्विटी का कंसिडरेशन मतलब कि भाई जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेगा, वहां पे बहुत सारे हजारों की तादाद में लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और वो नौकरियां उन लोगों के घर की हालत को काफी सुधार देंगी, ओवरऑल सोसाइटी में एक इकोनॉमिक पुश लेके आएंगी। इन सब चीजों को भी जुडिशरी को ध्यान देना चाहिए। और नीति आयोग ने साफ साफ बोला है कि इस स्टडी को कंडक्ट करके हम जुडिशरी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, ना ही हम जुडिशियल इंटरवेंशन को क्वेश्चन कर रहे हैं। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड है इंटरफेयर करने के लिए। बस हम कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि एक इनफॉर्मल तरीके से हम जुडिशरी को भी ये बात बता सकें कि आप जो स्टेप्स ले रहे हैं ना, उसके नुकसान है इकोनॉमी को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोपा एयरपोर्ट गोवा को सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में रोक दिया, इसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस को। ये अलग बात है कि जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मोपा गोवा एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन को हामी दे दी, बशर्ते इस बात पे कि कंस्ट्रक्शन के दौरान एनवायरमेंटल लॉस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई CSIR नीरी को। CSIR क्या है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नीरी क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक गवर्नमेंट फंडेड एनवायरमेंटल अप्रेजल बॉडी है। तो इस बॉडी की ओवरसाइट के अंदर ही अब मोपा गोवा एयरपोर्ट बनेगा, ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट में। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रोक ही दिया था। फिर स्टरलाइट का जो कॉपर प्लांट था वेदांता वाला, तमिलनाडु में जो था, जिसको रोक दिया जुडिशरी ने। अब बार बार स्टरलाइट कॉपर वेदांता वाले
हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हैं, वो कहीं ना कहीं प्लांट को रीओपन करना चाहते हैं। स्टरलाइट वाले इतने परेशान क्यों हैं? चूंकि उनका हजारों लाखों करोड़ की तादाद में पैसा लग चुका है, और कहीं ना कहीं जुडिशरी का क्या बोलना है और वहां पे इन्वायरमेंटल कैंपेनर्स का क्या बोलना है कि स्टरलाइट कॉपर वाला प्लांट मेटलिक टॉक्सिन्स को छोड़ रहा है एनवायरमेंट में, वाटर को गंदा कर रहा है सालों साल, तो इसका बंद होना जरूरी है। अब बीच में प्रोजेक्ट बंद हो गया तो कहीं ना कहीं इन कॉर्पोरेट्स का भी जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे चला जाता है। वो सोचते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में पैसा खत्म करने का क्या मतलब है जब ये कभी भी प्रोजेक्ट को उठा के बंद कर देते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग में ये चीज आपको काम आएगी। इंक्लूसिव ग्रोथ वाले क्वेश्चंस में भी आप लिमिटेड प्रकार से इनको कोट कर सकते हो। नेक्स्ट है फसाई कैप्स ट्रांस फैट इन फूड्स। देखिए, ट्रांस फैटी एसिड्स की अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले ऑयल्स और फैट्स को लेके कुछ नियम कानून निकाले थे फसाई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब खाने में ट्रांस फैटी एसिड्स कितने हो सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में भी कुछ नियम कानून निकाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। आपका पूरा का पूरा सिलेबस प्लस करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, इंडिविजुअल करंट अफेयर्स की वीडियोस मैं आपके लिए अवेलेबल कराता रहता हूँ, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डाउट्स के जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरे इस लेक्चर की और बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक, ज्वाइन बटन का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फसाई ने रिसेंटली रेगुलेशंस को रिवाइज किया है और ये रेगुलेशंस रिलीज किए गए हैं 5 फरवरी को। आज 7 फरवरी की न्यूज में मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। इन रेगुलेशंस में फसाई ने क्या बोला है? फसाई ने ये बोला है कि 1 जनवरी 2022 से खाने में अगर ऑयल और फैट्स प्रेजेंट हैं तो ऑयल और फैट के 2% से ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड नहीं हो सकता। पहले ये परसेंटेज 5% था। तो कहीं ना कहीं अभी के लिए अगर आप देखो तो अगर किसी खाने में ऑयल और फैट्स है तो ऑयल और फैट के 5% से ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड्स खाने में नहीं हो सकता। 2021 तक ये कंडीशन लगाई गई कि 2021 तक खाने में जितने भी ऑयल और फैट्स हैं उनके 3% से ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं हो सकता। और 2022 तक, और कौन सी डेट, 1 जनवरी 2022 तक ये कंडीशन लगाई गई है कि खाने में जितना भी टोटल ऑयल और फैट है उसके 2% से ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड नहीं हो सकता। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 खाने में जितना भी ऑयल और फैट है उसके 2% से ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड नहीं हो सकता। ये कैप किसने लगाई है? फसाई ने लगाई है। ट्रांस फैटी एसिड्स होते क्या है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं? देखिए, ट्रांस फैटी एसिड्स को बहुत हद तक एडल्टरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। एडल्टरेशन समझते हैं ना? देखिए, एक चीज होती है कोर घी। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूपी साइड या राजस्थान साइड रहते हो, आपके बिल्कुल जो गांव बीहड़ के इलाके हैं वहां पे जो घी मिलता होगा ना, बड़ी उम्दा और अच्छी क्वालिटी का घी होता है, 800-800 रुपए किलो मिलता है। और अगर आप शहरों में जाके घी खरीदते हो तो 250-300 रुपए प्रति किलो आपको घी मिल जाएगा। तो ये प्राइस डिफरेंस क्यों है? प्राइस डिफरेंस इसलिए है क्योंकि गांव साइड पे अगर किसी जेन्युइन सेलर से आप खरीद रहे हो तो बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल खालिस घी मिलता है। उसमें किसी भी प्रकार का एडल्ट्रेशन, किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। शहरों में जो घी मिलता है उसमें मिलावट होती ही होती है। वो मिलावट करने में ट्रांस फैटी एसिड्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ट्रांस फैटी एसिड्स कहीं ना कहीं आपके टेस्ट को मेंटेन रखते हैं लेकिन आपके फूड को उतना हेल्दी नहीं रहने देते हैं, आपके फूड में मिलावट कर देते हैं। ट्रांस फैटी एसिड्स की एक और यूटिलिटी होती है सेलर के पास कि ये फूड आइटम्स के शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं। तो अगर आपने घी में ट्रांस फैटी एसिड्स मिला दिए हैं तो घी लंबे समय तक चलेगा, वो जल्दी एक्सपायर नहीं होगा। तो लंबे समय तक चलेगा तो उसको मार्केट में बहुत लंबे समय तक बेचा जा सकता है। और ये चीप भी होते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स। इसलिए बेकिंग प्रोडक्ट्स में, फ्राइड प्रोडक्ट्स में, प्रोसेस फूड्स में इन ट्रांस फैटी एसिड्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये नुकसानदायक होते हैं, आपकी आर्टरीज को क्लॉग कर सकते हैं, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम दे सकते हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम दे सकते हैं, दूसरी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज आपको दे सकते हैं। इसलिए फसाई ने बोला है कि भाई 1 जनवरी 2022 तक खाने में जितने भी टोटल फैट और ऑयल्स हैं उनके 2% से ज़्यादा आप ट्रांस फैटी एसिड नहीं रख सकते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर साल 5.4 लाख डेथ्स होती हैं हर दुनिया में इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड्स की वजह से। ठीक है भाई? तो WHO ने टारगेट बनाया है कि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड्स को ग्लोबल फूड सप्लाई से 2023 तक हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है।
और कहीं ना कहीं सरकार ने जो स्टेप लिया है, इस स्टेप की काफ़ी तारीफ हो रही है। मिस वंदना शाह रीजनल डायरेक्टर है साउथ एशिया प्रोग्राम ग्लोबल हेल्थ एडवोकेसी इनक्यूबेटर की। इनका क्या बोलना है कि रिसेंटली ये जो नियम कानून लेके आई है भारत सरकार, जिसमें 2% आप ट्रांस फैटी एसिड का लेवल रख सकते हैं, ठीक है, खाने में, तो दिस इज बेसिकली अ वेरी गुड डिसीजन। ग्लोबल और रीजनल लीडर बन गया है इंडिया फूड सेफ्टी को लेके। कहीं ना कहीं इंडिया के एग्जाम्पल्स बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज भी अब फॉलो करेंगी, तो एक अच्छी बात है। हेल्थियर फूड सिस्टम्स को प्रमोट करने में इंडिया का एक बहुत सही स्टेप है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में खासकर इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ में ये पर्टिकुलर न्यूज खासा इंपॉर्टेंस की है। अगली न्यूज है श्रीलंका सेटल्स $400 मिलियन करेंसी स्वैप विद इंडिया। श्रीलंका का इंडिया के साथ एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है। सबसे पहले समझते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है दो फ्रेंडली कंट्रीज के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे वो अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका की करेंसी हो गई और इंडिया की करेंसी हो गई। श्रीलंका और इंडिया अपनी करेंसी को अपने म्यूचुअली डिफाइंड एक्सचेंज रेट पे एक्सचेंज करेंगी, किसी तीसरी करेंसी का बीच में इंटरफेरेंस नहीं होगा। जैसे कि अगर आप बात करो तो सबसे पावरफुल करेंसी अगर पूरी दुनिया की कौन सी है, तो आपको बताने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, यूएस डॉलर्स। अगर आप एक्सचेंज रेट डिसाइड भी करते हो ना किसी भी करेंसी का, तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिसाइड करोगे? यूएस डॉलर के रिस्पेक्ट में। तो फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट में आपको इंडिया से मान लीजिए यूके जाना है, पाउंड आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं पहले आप देखोगे, या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में इस प्रकार से देखा जाएगा कि इंडियन रुपीस को आप डॉलर में कन्वर्ट करो, डॉलर का पाउंड के साथ क्या एक्सचेंज रेट है, और फिर उसका रुपी के पाउंड के साथ एक्सचेंज रेट निकल आएगा। ओके, हालांकि सीधे सीधे एक्सचेंज रेट्स भी निकल आते हैं, बट उनको कन्वर्ट इसी हिसाब से किया जाता है कि पाउंड इज टू यूएसडी का कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है और आईएनआर इज टू यूएसडी का कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है। तीसरी करेंसी पे डिपेंड ना होके अगर दो देश मिलके अपनी करेंसीज को आपस में एक म्यूचुअली एग्रीड रेट पे कन्वर्टेबल बना दे, इसको बोला जाता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। और यही किया था इंडिया और श्रीलंका ने। इंडिया और श्रीलंका ने बोला कि हमारे बीच में जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, उसमें जो करेंसीज यूज होगी वो हम अपनी लोकल करेंसी यूज करेंगे, और उन लोकल करेंसीज में किसी भी तीसरी करेंसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। और पहले से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि हाँ भाई, इन करेंसीज के अगेंस्ट में ये एक्सचेंज रेट होगा और इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से हम लोग चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। इससे और भी बहुत से फायदे होते हैं। इनफैक्ट खासकर श्रीलंका को काफ़ी फायदा होगा। अगर श्रीलंका को इंडिया से कुछ सामान खरीदना है तो बिना पेमेंट किए इस करेंसी स्वैप अरेंजमेंट के चलते श्रीलंका लंबे समय तक इंडिया से चीज़ों को अपने यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता है। बहुत से फायदे हैं। फॉरेन कैपिटल जा सकता है इंडिया से श्रीलंका के अंदर। इंडिया से अगर कोई पैसा श्रीलंका के अंदर जा रहा है तो बेसिकली दैट इज़ अ फॉरेन कैपिटल फॉर श्रीलंका। श्रीलंका की जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं उसमें भी ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट मदद करता है। ओके, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में $400 मिलियन का सपोर्ट दिया था इंडिया ने श्रीलंका को। ठीक है, अभी जो सेंट्रल बैंक है श्रीलंका का, उसने $400 मिलियन के इस पेमेंट को इंडिया के साथ सेटल कर दिया है। हुआ ये एक्चुअली में अभी रिसेंटली, आपको पता ही होगा, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल से इंडिया को निकाल दिया श्रीलंका ने, इंडिया और जापान दोनों को निकाल दिया। और उसी के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने $400 मिलियन के इस करेंसी स्वैप को सेटल भी किया। तो सबको ये लगा है कि शायद इंडिया ने एब्रप्टली टर्मिनेट कर दिया ये अपना करेंसी स्वैप का सपोर्ट, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है ना कहीं ये जो पेमेंट था ये पहले से रीशेड्यूल्ड था, और पेमेंट रीशेड्यूल ये जो पेमेंट था पहले से शेड्यूल था, और शेड्यूल डेट के हिसाब से सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका इंडिया को पेमेंट कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया की तरफ से कोई डिमांड आई है कि आप करेंसी स्वैप फैसिलिटी के अंदर हमारी पेमेंट को सेटल करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहले से ही डिसाइडेड था, ऐसा बोला है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने एक ट्वीट के थ्रू। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे निकल के आ रही। तो बेसिकली ये जो श्रीलंका ने पैसा वापस किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंदर, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने पैसा वापस मांगा है। ये टाइम था उस पैसे को वापस करने का और श्रीलंका ने पैसा वापस कर दिया, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं ना कहीं इंडिया श्रीलंका के रिश्ते सीधे सीधे खराब होते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि कितने अच्छे कितने खराब होंगे ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड में यह पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज़, श्रीविलीपुथूर मेगा मलाई 5th टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने तमिलनाडु में 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की बात की गई।
सबसे पहले तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब स्टैब्लिश की गई? दिसंबर 2005 में स्टैब्लिश की गई। किसके रिकमेंडेशंस पे स्टैब्लिश की गई? टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश की गई। टाइगर टास्क फोर्स को किसने बनाया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बनाया। कैसे बनाया? अंडर सेक्शन 38L क्लॉज 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है भाई। अथॉरिटी, इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को पावर कहां से मिलती है? आर्टिकल 38O क्लॉज 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 से ताकत मिलती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बोला है कि 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा तमिलनाडु में, और ये टाइगर रिजर्व 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में होगा। एक है मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है श्री विलीपुथूर ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। श्री विलीपुथूर ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो 1988 में ये बनी थी। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? नियर थ्रेटेंड ग्रिजल्ड जॉइंट स्क्विरल को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साउथ वेस्ट में पेरियार टाइगर रिजर्व आता है, और इस सेंचुरी को बोला जाता है एज वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट लाइंग साउथ ऑफ द पालघाट गैप। तो बेसिकली ये जो नया टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, एक तरफ इसके श्री विलुपुथुर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तरफ मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बहुत लंबे समय से इस पर्टिकुलर इलाके को एक वाइल्ड लाइफ, एक टाइगर रिजर्व बनाना चाहते थे। बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी, फाइनली डिमांड को मान लिया गया है। और कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि इस टाइगर रिजर्व को और 2 तरफ से तिरुनेलवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कालाकड़ मुदनथुरई टाइगर रिजर्व के साथ जोड़ दिया जाए। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा इलाका यहाँ पे टाइगर रिजर्व का बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे बीच में एक टाइगर रिजर्व है, 2 तरफ पे श्री विलुपुथुर और मेघामलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एक तरफ पे यहाँ पे तिरुनेलवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक तरफ पे कालाकाड़ मुदनथुरई टाइगर रिजर्व से जोड़ने की कोशिश है, जिससे ओवरऑल जो टाइगर रिजर्व है वो 1.48 लाख हेक्टेयर्स का हो जाएगा, जिसके कंटीजियस जोन्स होंगे श्री विलुपुथुर ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेघामलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तिरुनेलवेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु में। इतना जरूर याद रखना। तो ये है आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जनरल स्टडीज पेपर 3 में, बायोडाइवर्सिटी में आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको इस लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय।